हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्री मिक्स बाय स्लीपी क्लासेस। प्री मिक्स के रिवीजन स्पेशल का आज डे 3 है एंड एज यू नो प्रीलिम्स करीब आ रहा है, तो इसीलिए हम रिवीजन स्पेशल में आपको मल्टीपल सोर्सेज से आपकी होलिस्टिक तैयारी के लिए जो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, मिक्स एंड मैच मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। सो डे 3 में आज हम जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, दे आर फ्रॉम 2018 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 100,000 ईयर्स में रिवर्स होता रहता है। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो अर्थ थी इट वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स अगो, एंड जब अर्थ क्रिएट की गई थी 4,000 साल पहले, उस टाइम पर 54% ऑक्सीजन था अर्थ का एटमॉस्फेयर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो ओरिजिनेट हुए तो उन्होंने अर्थ के एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया उसके बाद। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड देयर इज़ अ टेंडेंसी एज वेल कि क्वेश्चंस रिपीट भी होते रहते हैं कुछ टाइम बाद। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद एटलीस्ट दोज क्वेश्चंस जो ऑलरेडी यूपीएससी ने पहले पूछे हुए हैं, ताकि हमें अगर कोई मौका मिले उन रिपीटेड क्वेश्चंस को आंसर करने का तो उनको तो हम एटलीस्ट गलत ना करें, है ना। तो सोचिए थोड़ा इसके बारे में। एंड द राइट आंसर इज़ 1 and 3 ओनली। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है। अगर आपने ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी है आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है, प्लस 10+2 की एनसीईआरटी में गिवन, सॉरी नॉट 10+1 की एनसीईआरटी में गिवन है। सो ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग में वो यही एविडेंस मिलता है कि अर्थ की जो पोलैरिटी है वो बदलती रहती है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि जो नीचे रॉक्स हैं, जो सी बेड है, सी फ्लोर है, उसकी पोलैरिटी में हमें डिफरेंस आया था ना। तो अगर आपको नहीं याद तो प्लीज़ गो बैक टू योर एनसीईआरटी एंड एक बार वो चैप्टर जो है वो पढ़ लीजिए, ओरिजिन ऑफ अर्थ वाला, ठीक है। सो और सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में था, ऑक्सीजन तो बहुत ही कम था, इनफैक्ट था ही नहीं, है ना। सो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से ही तब लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो जब प्लांट्स आए तो प्लांट्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को सेकंड करके ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी। एंड एज यू नो, जब स्टार्टिंग में अगर हम बात करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर की, तो उस टाइम पर क्या था, मेजरली वाटर वेपर्स थे, कार्बन डाइऑक्साइड था एंड नाइट्रोजन गैस थी, ठीक है जी। एंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसका अंदाज़ा कैसे मिलता है, जो वॉल्केनोज़ की डी-गैसिंग होती है, वॉल्केनो से जो गैसेस बाहर आती हैं, तो उससे हम आइडिया लगा रहे हैं कि उस टाइम पर भी कुछ ऐसा ही एटमॉस्फेयर रहा होगा अर्थ का, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज़ अगेन फ्रॉम 2018 पेपर ओनली, संथल अपराइजिंग के कॉन्टेक्स्ट में है। सो आपको बताना है कि जब संथल अपराइजिंग सबसाइड कर गई तो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की, उसने कौन से स्टेप्स लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि संथल अपराइजिंग की अप्रॉक्सीमेट जो डेट है वो क्या होगी, कौन सा ईयर था तब, है ना। सो इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। इट इज़ अराउंड 1860s। तो ये एरा है जिसकी हम बात कर रहे हैं संथल अपराइजिंग का। ऑल्दो 1856 में एग्जैक्टली स्टार्ट हुई थी अपराइजिंग एंड उसके बाद 1885 तक जो चीज़ें सबसाइड हुई, ठीक है। सो पहली स्टेटमेंट है कि जो टेरिटरीज़ थे उसके बाद उनको संथल परगनाज कहा जाने लग गया एंड संथल परगनाज आर क्रिएटेड इन अ वे, ठीक है। एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि संथल्स के लिए अपना लैंड नॉन संथल को देना इलीगल कर दिया सरकार ने। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ लिए हैं एंड दे एज वेल एज वी एक्सपेक्ट कि ये तो आपने एटलीस्ट पढ़े ही होंगे, ठीक है। सो पिछले 5 साल के जो प्रीलिम्स के पेपर हैं उनको तो आप पूरी तरह कवर कीजिए एंड उनसे जितनी एक्सटेंशंस बन सकती हैं वो बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, द राइट आंसर इज़ सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। संथल अपराइजिंग के जो लीडर्स थे देवर सिंधु, कानू, चांद एंड भैरव। एंड ज़मींदारी सिस्टम बेसिकली जो उस टाइम पर परमानेंट सेटलमेंट थी, परमानेंट लैंड सेटलमेंट 1793 की, उसके अगेंस्ट ही जो संथल रिबिलियन मेजरली आई थी लैंड रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में। आप लगा सकते हैं कि अपनी तरफ से तो कॉलोनियल गवर्नमेंट लैंड रिफॉर्म ही कर रही थी ना, जो लैंड सेटलमेंट्स थी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट थी इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा एक रेवतवारी सेटलमेंट थी, महलवारी सेटलमेंट थी। तो अगर आप तीनों के नाम लिख देंगे तो
दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू गाइज एज वेल, क्योंकि इससे रिलेटेड भी पिछले साल के पेपर में, इनफैक्ट 2017 के पेपर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। एंड 1885 में जो संथल परगनाज वगैरह बना दिए गए थे, एंड संथल्स के लिए ये इलीगल कर दिया कि आप अपनी लैंड नॉन संथल को नहीं दे सकते। एंड प्रेजेंटली जो संथल अपराइजिंग का जो एरिया है, संथल ट्राइब का एरिया है, दैट इज़ झारखंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी। सो क्वेश्चन सेज कि किस केस में जो आपकी एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी है, अगर वो बढ़ती है तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आपको बताना है कि अगर इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल कर जाए टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चर आउटपुट, तो इस केस में हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, या फिर अगर एग्रीकल्चर आउटपुट फेल कर जाए टू कीप विद द इंडस्ट्रियल आउटपुट उस केस में, या फिर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाएगी तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। या फोर्थ ऑप्शन कि अगर इम्पोर्ट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। सो थोड़ा सोचिए इसके बारे में क्या होगा करेक्ट आंसर। यूपीएससी ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है, जिससे आपकी जो रोड लर्निंग है उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर जाकर क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर आप इसको अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो यू वुड बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस, एंड यही क्वेश्चन होते हैं जो मेक और ब्रेक करते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर होना है ना। ओके, सो द राइट आंसर इज सी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाती है तो उससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती। अब इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको जीएनपी पता होना चाहिए ना। जीएनपी क्या है? जीएनपी इज़ योर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसमें हम जीडीपी को करते हैं एंड प्लस द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। सो नेट बेसिकली जो जीएनपी है इट इज़ रिलेटेड टू द नेशनल्स ऑफ द कंट्री। जो आपकी कंट्री के लोग हैं, जो इंडियन हैं, चाहे वो बाहर बैठे हैं कहीं या वो इंडिया में बैठे हैं कमाई कर रहे हैं, सो उनकी सबकी इनकम आती है जीएनपी में। जीडीपी और जीएनपी में यही फ़र्क है। जीडीपी में हम रेजिडेंट की बात करते हैं कि जो लोग इंडिया की टेरिटरी में पैसे कमा रहे हैं, चाहे वो बाहर के लोग हैं, बाहर की कंपनी है या फिर इंडिया की कंपनी है, वो सब जीडीपी में आता है। जीएनपी में कौन आते हैं? जो नेशनल्स हैं, जो इंडियन सिटीजन्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब अगर हम ऑप्शन वाइज इसको ब्रेक करने की कोशिश करें कि मान लीजिए आपकी जीएनपी बढ़ गई है, यानी पर कैपिटा जो आपकी आउटपुट लगा लीजिए या इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो इसका इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल होने से या एग्रीकल्चर आउटपुट के साथ पेस रखने से कोई लिंक नहीं बन रहा, क्योंकि अगर आप अब एट प्रेजेंट देखें एंड इंडिया को कंपेयर करें विद इंडिया ऑफ अर्ली इंडिपेंडेंस डेज, तो उस टाइम पर जो इंडस्ट्रियल आउटपुट थी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे हम, और एग्रीकल्चर आउटपुट, चलो एग्रीकल्चर तो उस टाइम पर मेन ड्राइवर ऑफ फोर्स ही था, है ना। तो अगर हम उस चीज़ को कंपेयर करें तो दोनों का कोई आपस में जीएनपी, दोनों का आपस में पेस रखने से कोई लिंक नहीं था टू जीएनपी, है ना। सिमिलरली अगर आप एट प्रेजेंट देखें कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कुछ ज़्यादा इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता जितना कि सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है, तो उससे अगेन हमारा जो दोनों पहले दो पॉइंट्स हैं उनका आपस में कोई रिलेशन, अगर हम थोड़ा सा लेमन टर्म्स में भी देखें तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। अब जो आपका फोर्थ ऑप्शन है उसमें उन्होंने कहा है कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं तो उस केस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया के केस में अगर हम देखें कि हम तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट इकॉनमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई नहीं है ना। तो एक्सपोर्ट्स हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी इकॉनमी इंपोर्ट डिपेंडेंट है, अब आपके देश में जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, वो मिलता ही नहीं, तो फिर आपको इंपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना चीज़ें, है ना। तो इसीलिए इनका भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। लेकिन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ जाती है तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों कम होगी? क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी जीएनपी बढ़ भी गई है ना, तो हो सकता है कि वो कुछ इंडिविजुअल्स ही हैं, कुछ 20-50 बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं जिनकी वजह से जो कमाई बढ़ रही है देश को। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पर कैपिटा लग रहा है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो गरीब लोग हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो ये कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनेगा हमारा कि एग्रीकल्चर आउटपुट या इंडस्ट्रियल आउटपुट का। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आपकी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है तो चाहे आपकी पर कैपिटा जीडीपी जो है या जीएनपी जो है वो बढ़ गया है, लेकिन आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल उतने रीच नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अदरवाइज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की हमने बात की थी
कि कितना हमारे नेट फैक्टर इनकम का यही मतलब है कि जो दूसरे देश के लोग हैं वो अपनी रेमिटेंसेस वगैरह बाहर भेजेंगे या उनको हम अपने जीएनपी में काउंट नहीं करेंगे, वेराज जो बाहर हमारे लोग हैं उनको हम अपने जीएनपी में काउंट करेंगे। तो सो नेट क्या बन जाएगा, उनका जो भी सम टोटल बनेगा। ठीक है, सो ऑल इन ऑल इस लाइन में सम अप हो जाएगी चीज़ कि अगर जो गेन्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं आपके पर कैपिटा इनकम में, तो हो सकता है कि एक स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही है जो उन गेन्स की वजह बना हुआ है एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा एंड इसी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। सो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी यूपीएससी पूछता है, 2-4 तो आते हैं। सो क्वेश्चन है, ही रोट biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Sri Krishna and stayed in America for some time. He was also elected to the Central Assembly. He was, आपको बताना है इनमें से कौन थे वो हमारे फ्रीडम फाइटर, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू। तो किनके नाम ये सारे जो श्रेय हैं वो जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज़ लाला लाजपत राय। सो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड अगेन, हिस्ट्री फैक्ट्स तो हमें आते हैं लेकिन थोड़ा सा उसके एक लेवल ऊपर जाकर हमें देखना पड़ेगा कि जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, जो मेजर पर्सनैलिटीज़ हैं, एटलीस्ट उनके बारे में तो हमें मेजर फैक्ट्स पता ही होने चाहिए। जैसे इन एडिशन टू दीज हम लाला लाजपत राय जी के बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे उन्होंने ये बायोग्राफीज़ तो लिखी ही, इसके अलावा वो ब्रिटिश लेबर पार्टी के भी मेंबर थे। ठीक है, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कैलकाटा सेशन था 1920 में, तो उसमें उनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, क्या वो नागपुर सेशन में अनाउंस की गई या फिर कैलकाटा सेशन में अनाउंस की गई? क्योंकि 1920 में कांग्रेस के 2 सेशन हुए थे एंड जैसे अब आपको पता चल गया है कि कैलकाटा सेशन के प्रेसिडेंट तो लाला लाजपत राय थे। जो नागपुर सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, आपको कमेंट्स में लिखना है। दूसरी चीज़ आपको लिखनी है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो कौन से सेशन के बाद अनाउंस किया गया था। ठीक है, एंड फाइनली लाला लाजपत राय जी ने सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी भी फाउंड की थी एंड व्हेन ही वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन, तो ही डाइड ड्यू टू द लाठी चार्ज एंड ऑल। तो वो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा वो चीज़ को। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना है कि साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों कर रहे थे लाला जी, या पूरा देश नेशन वाइड साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों किया जा रहा था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। एंड फाइनली हमारा 5th क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू आधार कार्ड। सो पहली स्टेटमेंट जो है, आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, कि क्या आधार को आप सिटीजनशिप का प्रूफ की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड दूसरी स्टेटमेंट कि आधार नंबर अगर एक बार इशू कर दिया गया तो उसके बाद आप डीएक्टिवेट या ओमिट नहीं करवा सकते फ्रॉम द इशूइंग अथॉरिटी। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। तो ये बर्निंग टॉपिक का एक एग्जांपल है कि मान लीजिए अब 2017-18 के टाइम पर ये जो आधार का मुद्दा था वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ आधार, है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन से आपको एक इंडिकेशन भी मिलती है कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस बनाए रखना है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज़ नीदर 1 नॉर 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। गलत क्यों है? आधार आपकी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार आपकी रेजिडेंस का प्रूफ है। तो अगेन कमेंट सेक्शन की बारी आ गई, आपको बताना है कि एटलीस्ट कितने दिन कोई फॉरेनर भी चाहे तो वो आधार बनवा सकता है, अगर वो कुछ एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ हैं, अगर वो इंडिया में रह चुका है उतने दिन, तो उसके बाद उसका भी आधार बन सकता है। तो आपको मुझे वो बताना है कि कितने नंबर ऑफ डेज़ हैं जिसके बाद आधार बनवाया जा सकता है। एंड जो दूसरी स्टेटमेंट है कि जो इशूइंग अथॉरिटी है उससे आप ओमिट या डीएक्टिवेट नहीं करवा सकते, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आधार एक्ट में ये प्रोविज़न है कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि इशूइंग अथॉरिटी है आधार की, तो वो चाहे तो वो परमानेंटली ओमिट या डीएक्टिवेट कर सकती है टेम्परेरीली आपका आधार नंबर। सो दैट वाज ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज़ प्रीमिक्स। आई होप आपने कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, अदरवाइज़ अगर नई चीज़ें नहीं सीखी तो पुरानी चीज़ें रिवाइज ज़रूर की होंगी, क्योंकि हमने 2018 के पेपर से ही सारा प्रीमिक्स बनाया था। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप प्लीज़ पिछले 5 साल के एटलीस्ट जो पेपर्स हैं उनको अटेम्प्ट करके जाइए एंड उनसे जितनी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बना सकते हैं वो बनाइए। हो सके तो इससे ज़्यादा पुराने पेपर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल कम अक्रॉस कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं। ठीक है जी, सो ये काफ़ी लो हैंगिंग फ्रूट हो सकते हैं हमारे लिए, है ना। सो दैट इज़ ऑल एंड कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग द वीडियो, ताकि और भी लोगों तक जो हमारा वर्ड है वो पहुँचे। सो दैट इज़ ऑल, लेट्स कॉल इट अ डे, बाय बाय।